ऑलराइट, तो पिछली क्लास में हमने गॉस लॉ के बारे में सीखा। हमने देखा कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसको निकालने का तरीका क्या बताया गॉस ने। आज की क्लास में हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने पिछले वाला लेक्चर नहीं लगाया है, दैट मीन्स उनको बेसिक फंडामेंटल अभी नहीं पता। तो सबसे पहले आप बेसिक सीख कर आइए गॉस लॉ के, उसके बाद आप एप्लीकेशन सीख पाओगे। तो पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले लेक्चर को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली गॉस ने हमें ऐसा बोला कि अगर आप किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ को लगाकर आप सिर्फ किसी क्लोज्ड लूप के ही ऊपर निकाल सकते हो। मतलब कोई भी चार्ज बेटा अपने आले दुआले हर दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाकर बैठता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो ना गॉस लॉ को लगाकर, तो ये चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा होना चाहिए, ऐसा बोला गॉस ने। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये, गॉस ने ऐसा बोला कि अगर तुम मेरा लॉ लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो तुम्हें पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो सरफेस तुमने ली है वो सरफेस क्या होनी चाहिए, वो सरफेस गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। अब भाई गॉसियन सरफेस क्या होता है? बड़े ही सिंपल 3 रूल्स हैं। अगर इन 3 रूल्स को आप किसी भी सरफेस के ऊपर लगा देते हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा वो गॉसियन सरफेस है या नहीं है। सबसे पहला रूल तो यही है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी सरफेस गॉसियन सरफेस तब कहलाएगी अगर जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा उसके अंदर पड़ा हो। बात समझ में लगती है। दूसरी बात, जिस भी पॉइंट पर आप चेक करो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और उस पॉइंट के एरिया की डायरेक्शन बेटा सेम है ना, तो वो गॉसियन सरफेस है। मतलब मान लो मैंने ये वाला पॉइंट टेस्ट किया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है। अब किसी भी कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर एरिया को निकालने का क्या तरीका होता है? आप सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर को ड्रॉ करो। वो जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो हम एरिया वेक्टर बोलते हैं या फिर उसको हम नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं। तो बेटा बात अच्छे से आपको समझ में लगती है कि कहीं पर भी किसी भी सरफेस को अगर हमें गॉसियन सरफेस बताना है तो पहला रूल क्या है? चार्ज सारा उसके अंदर पड़ा होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब आप चेक करके देख लो, यहां पर अगर मैं इस पॉइंट पर टेस्ट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है। तो हमने यहां पर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल सेटअप हो रहा है वो कितना हो रहा है? यहां पे 0 डिग्री हो रहा है। और एंगल सेटअप 0 डिग्री बेटा कब होता है? जब डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, ओके। तो दूसरी बात हमने ढंग से सीख ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो आपका सेम होना चाहिए। इसी तरह से एक और छोटी सी बात आप इसमें मानकर चल सकते हैं, वो ये है कि आप ना गॉस लॉ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ गॉसियन सरफेस के ऊपर निकाल सकते हो। मतलब जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो बेटा, वो वाला पॉइंट किसका पार्ट होना चाहिए? वो वाला पॉइंट गॉसियन सरफेस का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 3 सबक मैंने आपको पढ़ाए। आप गॉस लॉ लगाने से पहले, गॉस लॉ की एप्लीकेशन करने से पहले उनको ये 3 रूल्स जो हैं ये लिखकर बताओगे। ठीक है जी, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं। गॉसियन सरफेस आपको क्लियर हो गई। गॉसियन सरफेस के नोट्स बनाने के लिए बेटा ये मैंने ऑलरेडी 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तीसरे वाला पॉइंट ऑलरेडी पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, ये आप अभी भी लिख सकते हो, दैट चार्ज मस्ट बी एनक्लोज्ड इन दैट गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट आप ऐड कर लेना। तो गॉसियन सरफेस के नोट्स आप इस तरह से बना लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन के लिए। बेटा ये जो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, इसमें से जो मैं पहली एप्लीकेशन करवाऊंगा, आप इस पहली एप्लीकेशन को गॉस लॉ के प्रूफ की तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली हमने बहुत बार देखा है, देखो क्वेश्चन तो आना ही आना है गॉस लॉ का। ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन में से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि सीधा क्वेश्चन आ जाए। आपसे वो लोग पूछें कि स्टेट करो गॉस लॉ को और साथ में उसका एक प्रूफ भी लिखो, तो अभी अभी जो मैं आपको पहली एप्लीकेशन करवाऊंगा वो एज अ प्रूफ ऑफ पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये डायग्राम बना लो, इसके साथ में रूल्स फॉर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। ठीक है, नोट कर लो, और उसके बाद हम चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। ओके,
ठीक है, तो एप्लीकेशंस में सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। ठीक है बेटा, मान लिया जाए एक चार्ज है Q, इस चार्ज के सामने एक पॉइंट है P। आपको किसी ने बोला कि इस P पॉइंट पर पता करके बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ठीक है, इस P पॉइंट पर वैसे तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। पर अब की बारी हम जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पता करना चाहते हैं ना, वो गॉस लॉ लगाकर पता करना चाहते हैं। तो गॉस लॉ का सबसे पहला नियम क्या है कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। गॉस लॉ लगाना है तो क्या ड्रॉ करो, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर ये सारा का सारा तुम्हारा चार्ज आ जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब ये Q चार्ज है, ये इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएगा, इधर भी फैलाएगा, इधर भी फैलाएगा और इधर भी फैलाएगा। जो इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका और एरिया का एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर 0 बन रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको बेटा एप्लीकेशन की शुरुआत करनी है ना, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद 2 लाइंस आपको लिखनी है। वो 2 लाइंस में आप क्या लिखोगे, एट ऑल द पॉइंट्स on the Gaussian surface E and A are in same direction। ठीक है, ओके। तो पहली बात हमने ये मान ली। दूसरी बात आप क्या लिखोगे, Q is the charge enclosed inside the surface, ठीक है, ड्यू टू विच वी आर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा कभी भी ना गॉस लॉ की एप्लीकेशन बिना इन 2 बातों के मत अटेम्प्ट कर देना, टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं। ठीक है, और बनते भी हैं। आपने कोई स्पेसिफाई अगर नहीं किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन को, आपने चार्ज के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई, तो मार्क्स काटने उनके बनते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। गॉस लॉ की कोई भी एप्लीकेशन हम करें, हर एक एप्लीकेशन के कुछ रूल्स हम सेट करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, ये लाइंस को लिखना। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है, आप क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds की वैल्यू को निकालोगे। ठीक है, अब क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds की वैल्यू को भाई हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि कल हमने गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी कि फ्लक्स किसके बराबर होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds के ही तो बराबर होता है ना। फ्लक्स क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds के ही तो बराबर होता है। ओके, तो अगर फ्लक्स क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds के बराबर होता है तो अब हमें ये लगाना है। ठीक है, इसके बाद हमने उस स्टेटमेंट में ये भी पढ़ा था कि क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds के फ्लक्स बराबर होता है और वो फर्दर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम गॉस लॉ लगा रहे हैं, तो हम इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। ये क्या है, डेफिनेशन है गॉस लॉ की। ठीक है, तो अब क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds कैसे निकलेगा, E को हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि भाई E तो हमने पता करनी है, E तो हमने फाइंड करनी है, तो E को हमने बाहर निकाल दिया। क्लोज्ड इंटीग्रल में क्या आया, ds। ये ds जो सरफेस है, ये एक छोटी सी सरफेस है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करके ये क्या बन जाएगी बेटा, पूरी की पूरी सरफेस। तो किसी भी छोटी सी सरफेस की इंटीग्रेशन करके वो पूरी की पूरी सरफेस बन जाती है। तो यहां पर इस पूरी की पूरी सरफेस को मैं क्या लिख सकता हूं, तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 4 पाई r²। नाउ लेट अस कंसीडर द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r। ठीक है, तो हमारे पास E.ds की क्लोज्ड इंटीग्रल की वैल्यू किसके बराबर आई, E इंटू 4 पाई r² के बराबर आई। ठीक है, ओके। अब तीसरा स्टेप,
ये 2 पॉइंट्स लिख दिए, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब तीसरा काम हमने क्या करना है, हमने गॉस लॉ लगा देना है, मतलब इसकी एप्लीकेशन लगा देनी है। इसकी एप्लीकेशन क्या बोलती है, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस किसके बराबर है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ठीक है। अब क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस तो भाई हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो कुछ याद आया बेटा इसको देखकर, अरे भाई यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ी थी किसी भी Q चार्ज के कारण, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के एप्लीकेशन पर निकालनी है तो कुछ नहीं करना आपको केवल एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, उसके अंदर क्यू चार्ज को रखना है, ठीक है। और हर एक पॉइंट पर पहले नंबर पे क्या करना है, स्पेसिफाई करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन सेम स्पेसिफाई करने के बाद हमारा टास्क ये रहेगा अब गॉस लॉ को अप्लाई करना है। अब डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे। उसका रॉ मटेरियल क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस को कैलकुलेट किया, उसको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर रखा, आपके सामने ई आ गया, ठीक है। अब ये जो हमने अभी अभी एप्लीकेशन की है, ये एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पेपर में पूछी जाती है। रीजन ये है, इस एप्लीकेशन से पूरे फुल फ्लेज तरीके से पता लग जाता है कि बच्चे को आता है या नहीं गॉस लॉ, ठीक है। और दूसरी बात ये है, गॉस लॉ की टेस्टिंग भी हो जाती है और क्वेश्चन का वेटेज भी नहीं उनको बढ़ाना पड़ता, ठीक है। बोर्ड्स के अंदर हमेशा ही उनकी ये मंशा होती है कि क्वेश्चंस का वेटेज कम से कम रहे ताकि वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछ सके, ठीक है। तो वेटेज कम के अंदर वो ज्यादा सारी चीजें टेस्ट आपकी करना चाहते हैं, ये उनकी मोस्ट प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। तो बेटा अगली बात अब हम करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियन सरफेस की सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें हम एक पॉइंट चार्ज की बजाय किसी रॉड को रखेंगे। नाउ लेट अस इमेजिन, अगर हमारे पास में ये पॉइंट चार्ज की जगह अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट रॉड ऑफ चार्जेस ठीक है। ओके, तो अगर हमारे पास में किसी पॉइंट चार्ज के बजाय कोई भी एक रॉड हो, ठीक है। अब वो रॉड कैसी हो सकती है, इस तरह की हो सकती है। मान लिया जाए इस रॉड के ऊपर हमने चार्ज दिया, हम जो चार्ज देते हैं वो रॉड के एक ही पॉइंट के ऊपर देते हैं, पर वो चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टर रॉड है, वो चार्ज यूनिफॉर्मली इस पूरी की पूरी कंडक्टर रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो जितना भी चार्ज हमने इस रॉड को दिया वो पूरी की पूरी रॉड के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। हमसे किसी ने बोला कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर बताओ। अब बेटा जब हमने क्यू चार्ज रखा था ना, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला जो काम था वो बड़े आराम से हमने कर दिया, क्योंकि गॉसियन सरफेस भी बड़ी सिंपल बनी थी, ठीक है, क्योंकि बड़ा ही इजी था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना। अब इसमें सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये जो चार्जेस आपने दिए हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फैला रहे हैं। अब मान लो ये मैं सेकंड वाले चार्ज की बात करता हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर दिशा में फैल रही होगी, जैसे किसी चार्ज की फैलती है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट फैल रही होगी, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने ऊपर की डायरेक्शन में फैलाई होगी वो ऊपर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने नीचे वाली डायरेक्शन में फैलाई होगी वो नीचे वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक रूल बनाया कि जब भी कभी भी हम किसी भी रॉड को चार्ज देते हैं ना, तो वो एक डिस्क की फॉर्म में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाती है। बात समझ गए? तो अगर मेरे को P पॉइंट पर, अगर बेटा मेरे को P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसकी गॉसियन सरफेस हमें कैसी बनानी पड़ेगी, इसकी गॉसियन सरफेस आपकी इस तरह की बनेगी,
एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगी। ठीक है, अब ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्यों बनी? क्योंकि हर एक ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फैलाई? एक डिस्क की फॉर्म में फैलाई। ठीक है, तो इफ दिस इज अ रॉड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिस्क की फॉर्म में फैलती जाती है, एंड व्हेन वी मेक एनवेलप ऑफ दैट डिस्क्स, दैट विल फॉर्म आउट टू बी अ सिलेंड्रिकल लूप। ठीक है, तो अगर हम इन सारी की सारी डिस्क्स का एनवेलप ऐसे ड्रॉ कर देना, तो ये क्या बनकर आता है? ये बनकर आता है हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि सर आप यही वाली सरफेस क्यों नहीं ले लेते, आपने बाहर वाली क्यों ड्रॉ की? तो बेटा रूल्स को कभी मत वायलेट करना। रूल हमारा क्या बोलता है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट कहां पर आना चाहिए? वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हमने अंदर वाली गॉसियन सरफेस नहीं ली, हमने बाहर वाली गॉसियन सरफेस ली। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस आपको समझ में लग गई। किसी भी रॉड कैरिंग चार्ज की बेटा जो गॉसियन सरफेस होती है वो क्या होती है? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होती है। ठीक है, अब फटाफट एक काम करते हैं, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर सारे के सारे अपने रूल्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने इस पॉइंट पर रूल अप्लाई किया। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में आ रही है, और अगर मेरे को यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन बनानी है, तो आप देख सकते हो ये एक तरह से एक कर्व है। तो कर्व के ऊपर बेटा टेंजेंट कैसा होगा? ऐसा होगा। तो अगर टेंजेंट ऐसा होगा, इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा? इस दिशा में होगा। समझ गए ना? तो इसका भी परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन क्या आई? सेम आई। तो मतलब किसी भी कर्वेचर के ऊपर, जो भी हमने रॉड के लिए कर्वेचर ड्रॉ किया, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन क्या बनकर आती है? सेम बनकर आती है। अब जरा हम टेस्ट करते हैं इसके ऊपर वाली प्लेट के ऊपर। ठीक है, देखो सबसे टॉप पर जो चार्ज पड़ा है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर फैलाई होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब आप खुद इमेजिन करो, मैंने आपको अभी अभी ये समझाया कि किसी भी चार्ज की ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाला चार्ज नीचे से कैंसिल कर देता है, पर जो टॉप पर पड़ा है उसको तो नहीं कोई कैंसिल करने वाला, तो वो तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही फैलाएगा। ठीक है, तो टॉप वाले पॉइंट पर अगर मैं एरिया ड्रॉ करता हूं, तो किसी भी प्लेन शीट के एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो इसके एरिया की डायरेक्शन बेटा क्या होगी? इस तरह से परपेंडिकुलर। तो यहां पर भी एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? सेम हुई। इसी तरह से सबसे बॉटम वाला जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड एरिया की डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी। तो हमने यहां पर ये टेस्ट कर लिया कि कर्वेचर के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन सेम, टॉप वाली सरफेस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन सेम, बॉटम वाली सरफेस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन सेम। ठीक है, तो मतलब ये हमारी एक फुल फ्लेज कंप्लीट गॉसियन सरफेस है जिसमें सारा का सारा चार्ज भी पड़ा है, जिसके ऊपर वो पॉइंट भी आ रहा है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन सेम भी है। तो इससे पिछली वाली एप्लीकेशन में जो मैंने लाइंस आपको लिखवाई थी वो सेम टू सेम लाइंस है। अब हर एप्लीकेशन में नहीं हम लिखेंगे, आपको उनको एक बार अपने दिमाग में बिठा लेना है और हर बारी लिखनी जरूर है वहां पे। ठीक है, ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के पीछे। फटाफट ये डायग्राम बेटा ड्रॉ कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड हम अभी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, बना लिया सबने? ओके, अब बढ़ते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम अपने दूसरे रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले वाला रूल मैंने आप पर छोड़ दिया। ठीक है, वो क्या है? उसमें आप 2-3 लाइंस लिखोगे। दूसरे वाला रूल, आपको गॉस लॉ लगाने के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है बेटा, इस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस में इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम ये बोल देते हैं कि यही तो हमने निकालना है, इसको कैसे पुट कर दें? ठीक है ना, तो जो हमने निकालना है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर रख देंगे। क्लोज्ड इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? डी एस आ जाएगा। गॉट इट? अब अगली बात, ये ds क्या बताते हैं? छोटा सा सरफेस एरिया। ठीक है, अगर ds बेटा छोटा सा सरफेस एरिया है तो इस सिलेंडर
कि पूरे के पूरे कर्वेचर का सरफेस एरिया क्या होगा, हमने पढ़ा था ना CSA ऑफ अ सिलेंडर, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। तो पूरे के पूरे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2πRh, ठीक है। तो यहाँ पर h क्या है, इस सिलेंडर की लेंथ। लेट अस सपोज इस सिलेंडर की लेंथ अगर l है तो मैं इस h को रिप्लेस कर देता हूँ l के साथ में। आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बातें बड़ी ही क्लियर हैं, स्टेप्स में करने पे कोई भी बात छूटती नहीं है और एकदम एक्यूरेसी रहती है हमारी डेरिवेशन में, ठीक है ना। ओके, तो तीसरी बात अब हम करते हैं, अप्लाई गॉस लॉ। अब गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ ने क्या बोला, फ्लक्स किसके बराबर है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds के बराबर है, जो कि फर्दर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर है, समझ गए। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds तो हमने कैलकुलेट कर लिया, E इंटू 2πRL, E इंटू 2πRL, ये किसके बराबर है बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगी, Q अपॉन 2πRL इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो पेपर में इतनी को बारी आया है कि हम गॉस लॉ करें ना करें, ये एक्सप्रेशन के लिए जरूर गॉस लॉ को करते हैं, समझ गए। मतलब एक टाइम पर कोई भी बच्चा छोड़ सकता है कि मैं गॉस लॉ नहीं करके जा रहा, पर ये एक्सप्रेशन वो जो भी सैंपल पेपर उठाएगा, वो कोई भी अपनी टेस्ट सीरीज उठाएगा, उसको ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली गॉस लॉ सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में बढ़िया बात यह है कि इस एक्सप्रेशन के ऊपर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हो वो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब अगर तुम्हें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर तुम्हें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर तुम्हें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एट ऑल द पॉइंट्स बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद हो गया तो आप किसी भी न्यूमेरिकल में देखते हो कि मेरे को किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन अप्लाई करो। लेंथ की वैल्यू आपको दी होगी, लेंथ कौन सी लेनी होती है बेटा, जो रॉड की लेंथ है ना और जो गॉसियन सरफेस की लेंथ है वो सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पर L जो लेंथ है वो वही वाली हमें लेनी होती है। R वाला जो रेडियस है, ये रेडियस है वो डिस्टेंस जो आपकी रॉड और उस पॉइंट के बीच में है। तो अगर आपको डिस्टेंस गिवन है, अगर आपको लेंथ गिवन है, अगर आपको चार्ज गिवन है, तो न्यूमेरिकल में कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन लगाओ और आंसर आपके हाथ में, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम गॉस लॉ की थोड़ी सी और बातें करेंगे और इसी के ही साथ में अपना अगला टॉपिक भी शुरू करेंगे, दैट इज कैपेसिटेंस, ठीक है। थैंक यू सो मच।